Good afternoon, everybody. Welcome back. Good afternoon. Good afternoon. Welcome back. God bless you, Akanksha. Welcome back. My blessings always there. Welcome back. Yes, Rimjim. I'll come to this topic a little later. Welcome back. Welcome back. God bless you. God bless you. Sat Sri Akal. Good afternoon. Welcome back. Good afternoon. Good afternoon, everybody. Good afternoon. I'll talk about this. नहीं वो अभी बोल रहा हूँ. Don't worry. Nomita. Good afternoon. अब तो हो गया अंजलि. भारतीय बी. भारतीय. अब it is immaterial Indian word है कि नहीं? Welcome back. Why demotivated? No reason. I'll be repeating. Don't worry. I know रितिका फिर भी दो हैं. लोगों के तो तीन लगते हैं. फिर भी आप 1 घंटा तेज चल रहे हो. No, no, Aditi. Remember, you're the best. So no reason. No, no, Abhay. This will finish in February 2026. फिर जब फिटनेस कहता है, I don't remember जो क्रॉस में. हाँ, तो ऐसे होता ही नहीं है. Then it knows that he's telling lies, presumption. I don't have the time to see Ritika. मैं देखता हूँ जैसे time मिलेगा I will see. Yes, Ashna. Even then. Good afternoon. Welcome back everybody. चलिए. अभी तो शुरू हुआ है शिखा. February, March अगले साल. Okay, good. शिखा क्वेश्चन ये नहीं है कि आरजेएस आ रहा है कि नहीं. Are you ready? This is the most important question. चलिए, we'll start now. Okay, I hope everybody is back. चलिए, let's start our today's BNSS. Yesterday we had started an overview of the entire BNSS. These are initial lectures are very important to get a complete view of the law which we are going to go deep into. That is why it's always important to understand the very basics of that law, the concept of that law, the structure of that law, and all those things. Since कहीं भी overviews नहीं दिए जाते, it's always advisable कि शुरू में सारा ये लिख लीजिए ताकि confusion बाद में तो खैर you will become masters, but शुरू में एक बार you know जिसको कहते हैं कि दिमाग टिक जाता है कि okay ऐसे चल रहा है, then it becomes simpler. Now we had started the journey with the fact that an offense was committed. The criminal justice system starts with an offense being committed. Offense can be under BNS, a general offense, or can be under any special or local law. Doesn't matter चाहे BNS में है चाहे special या local law में है,
दैट मीन्स ऑफेंस बीइंग द सब्सटैंटिव पार्ट, सबका प्रोसीजर सेम है। सो जितने भी ऑफेंसेस को हम लॉजिकल एंड पे जो लेके जाएंगे, लॉजिकल एंड क्या होता है ऑफेंस का? पनिशमेंट। वो लॉजिकल एंड का प्रोसीजर एक ही है पूरी कंट्री में, और वो है बीएनएसएस। अगर कहीं पे बीएनएसएस लागू नहीं होता तो वो पहले ही बता दिया गया। वो देखा हमने कि नागालैंड में नहीं होता, या ट्राइबल एरियाज जो जो 6 शेड्यूल के हैं पैरा 20 में, उनमें अप्लाई नहीं होता। वहां पे भी हमने देखा अगर वो चाहें तो सिंपल नोटिफिकेशन से लागू कर सकते हैं। बीएनएसएस और रादर 1973 का कोड, और पीछे जाते हैं तो 1898 का कोड, 3 कोड है हमारे पास। 1898 का कोड अंग्रेजों के जमाने का था, और वहां पे क्योंकि गवर्नर जनरल एंड काउंसिल वाज एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी रोल्ड इनटू वन, तो इसीलिए एक इनहेरेंट प्रॉब्लम थी 1898 के कोड में कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव एक ही था। कलेक्टर ही जज होता था, कलेक्टर ही एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी होता था। कोड बहुत अच्छा था और उसको कॉपी भी किया गया, बट जो बेसिक गलतियां थी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो अब डिक्टेट्स दिए थे एज ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल, आर्टिकल 50, that there must be a complete exclusion of powers between judiciary and executive, वो नहीं था, तो बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। यही जरूरत पड़ गई कि हमें नया लॉ बनाना पड़ा। वो सोशलिस्ट भी नहीं था, गरीबों के लिए भी नहीं था। इन सारे प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए हमने नया कोड बना दिया 1973 का। 1973 के कोड में हमने बहुत सारी चीजें ले आए जो विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐड होते गई क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस को। फॉर एग्जांपल विक्टिमोलॉजी, जो ये कोड आया, कोड और एक्ट में फर्क क्या होता है? एक्ट सिर्फ एक चीज को डील करता है, एविडेंस एक्ट सिर्फ एविडेंस को करता है, आर्म्स एक्ट सिर्फ आर्म्स को करता है। कोड जो होता है वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक ही अम्ब्रेला में करता है। तो ये जो कोड बना, ये सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं था, इसमें बहुत सारी अलग चीजें भी डाल देंगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़ी हुई थी। फॉर एग्जाम्पल मेंटेनेंस डाल दिया गया, जो बेसिकली सिविल लॉ का मामला है, उसको सीआरपीसी में डाल दिया गया, क्योंकि मेंटेनेंस एक इमरजेंसी की चीज होती है। सिविल लॉ क्योंकि बहुत टाइम लेता है और क्रिमिनल लॉ कम टाइम लेता है, इसलिए लेजिस्लेचर डिसाइडेड कि मेंटेनेंस का लॉ हम क्रिमिनल लॉ में डाल देते हैं, सीआरपीसी में डाल देते हैं, क्योंकि उसका निपटारा जल्दी हो जाए। सिमिलरली एज आई सेड, विक्टिमोलॉजी, कंपनसेशन, लीगल एड, डबल जोपार्डी, सेक्शन 300, ये सारी जो चीजें थी, तो हमारे बहुत सारे फंडामेंटल चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन से हमें आई थी, उनको हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया नई सीआरपीसी जो 1973 की थी। जैसे जैसे टाइम बीता 1973 के बाद, तो नोटिस हुआ कि एक तो जमाना अब इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ई एज को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। दूसरा, बहुत सारी चीजें थी जो डिले डिले कर रही थी, और बहुत सारे लैकुनास थे जिससे एक्यूज बच रहा था। उन लैकुनास को प्लग करना था, इलेक्ट्रॉनिक चीजों को डालना था। एज अ रिजल्ट हमारा बीएनएसएस की जरूरत पड़ गई। सबसे ज्यादा अगर कोई टाइम के साथ चेंज होता है, वो होता है क्रिमिनल लॉ। अगर सारे गैमुट ऑफ लॉज को हम देखें, सबसे ज्यादा चेंजेस जो होते हैं वो क्रिमिनल लॉ में होते हैं, क्योंकि क्राइम का कंसेप्ट चेंज होता रहता है। जो क्राइम आज से 100 साल पहले था, आज है नहीं, या आज जो क्राइम हो सकता है 100 साल बाद वो ना हो। इसलिए क्योंकि क्राइम चेंज होता रहता है, सबसे तेज
इसीलिए नेचुरली क्रिमिनल लॉ भी, खासकर प्रोसीजरल लॉ, चेंज होता रहता है. However, having said all this, notwithstanding the fact कि बहुत सारी चीजें, विक्टिमोलॉजी, मेंटेनेंस, सोशलिज्म, डबल जोपार्डी और बहुत सारी चीजें डाल दी गई, notwithstanding this, जो बेसिक तरीका था एक ऑफेंस के बाद से पनिशमेंट तक का, वो सफर, वो सेम रहा, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है. वो 1898 के कोड में भी सेम था, काफी हद तक 73 में भी सेम रहा, और बीएनएसएस में तो बहुत माइनर चेंजेस है उस एस्पेक्ट में. तो नेचुरली क्वेश्चन उठता है वो एस्पेक्ट क्या है. कहानी शुरू होती है कि मेरे साथ ऑफेंस हो गया. पॉइंट नंबर 1 कि ऑफेंस जो है वो सिर्फ अनलाइक सिविल लॉ विक्टिम के खिलाफ नहीं होता, पूरी पब्लिक विक्टिम होती है. इसीलिए अनलाइक सिविल लॉ जहां सिर्फ प्लेंटिफ प्लेन डाल सकता है, यहां पे कोई भी इंफॉर्मेंट बन सकता है या कंप्लेनेंट बन सकता है. सो जैसे ही किसी के साथ ऑफेंस हुआ, विक्टिम या उसके बिहाफ पे कोई और, जरूरी नहीं है वो उसका रिलेटिव हो, कोई राह चलता आदमी भी कर सकता है, कोई मनाही नहीं है. एक्सेप्ट कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे सिर्फ कुछ लोग ही कर सकते हैं, वो एक्सेप्शंस हैं, वो हम आएंगे बाद में देखेंगे. एनीबडी कैन स्टार्ट द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. क्यों? क्योंकि ऑफेंस सबके खिलाफ है. एज ए रिजल्ट जब भी कोई ऑफेंस होता है तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम शुरू हो जाता है. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम शुरू दो तरीके से होता है. पहला, वो डिपेंड करता है कि ऑफेंस किस तरह का है. ऑफेंस किस तरह का है, मेरा मीनिंग सिर्फ दो पॉइंट से है कि क्या वो कॉग्निजेबल है कि क्या वो नॉन कॉग्निजेबल. अगर वो कॉग्निजेबल है तो मेरे पास दो विकल्प है. आई हैव टू ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है कि मैं स्टेट के पास जाऊं, क्योंकि कॉग्निजेबल केसेस मोस्टली सीरियस केसेस होते हैं. नॉन कॉग्निजेबल केसेस ए नॉन सीरियस होते हैं, इतने सीरियस नहीं होते, और दूसरे अगर सीरियस हैं भी तो वो बेसिकली सिविल मैटर्स थे जो हमने ऑफेंस बना दिए. फॉर एग्जांपल बिगेमी. तो मेरे पास दो विकल्प हैं कि अगर वो कॉग्निजेबल केस है यानी कि सीरियस मामला है, तो मैं सीधा स्टेट के पास जाऊंगा कि सर मेरे को न्याय चाहिए, उसको पनिश करो. स्टेट अब ज्यूरिस्टिक है, उसने इस पार्ट के लिए कि आपकी फरियाद लिखे और आपके बिहाफ पे एविडेंसेस कलेक्ट करे, पुलिस स्टेशन बना दिया और पुलिस बना दी, जिनको सिखा दिया गया, ट्रेनिंग दे दी गई कि एक बार कोई आपके पास आया तो आप उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे. तो जो भी पुलिस स्टेशन में जाएगा, मेरे साथ एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, स्टेप नंबर 1 क्या करेगा, जैसे कि मैंने बोला, थाने में एक डायरी होती है जो 24 घंटे चलती है. जो कुछ उसमें हो रहा है सब कुछ लिखा जाता है, जिसको हम जर्नल डायरी कहते हैं, डेली डायरी भी कहते हैं, और रोजनामचा ज्यादातर कहते हैं. जैसे ही आप थाने में जाते हो, सीधा एफआईआर नहीं लिखते, पहले आपसे पूछते हैं क्या हुआ, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं. अब जैसे आप आए, मुंह जुबानी, प्लीज मेंबर, कोई भी जस्टिस सिस्टम में कुछ भी मुंह जुबानी नहीं होता. तो जैसे ही आप आए, हमने आपसे, आपने कहा जी मेरे साथ ऑफेंस हुआ है, क्या हुआ बताओ. मैं ये सारी बात, अगर आप लिख के लाए हो तो फाइन, मैं उस चीज को कॉपी करूंगा, और अगर आप लिख के नहीं लाए तो मैं लिखूंगा. कहां लिखूंगा? जो मेरी डायरी है, जो मेरी थाने की डायरी है, जिसको मैं जनरल डायरी कहता हूं,
वो जो मैं एंट्री कर रहा हूं वो नंबर्ड है, टाइम है, 8:15, 4 फरवरी। इस टाइम पे सो एंड सो बंदा आया, उसने कहा मेरे साथ ये ऑफेंस हुआ है। ये जो एंट्री होती है इसको हम कहते हैं डीडीआर, डेली डायरी की रिपोर्ट। हम चाहें तो इसको जीडीआर भी कह सकते हैं, हम चाहें तो इसको रोजनामचा की रिपोर्ट भी कह सकते हैं, बट नॉर्मल वर्ड्स में पंजाब हरियाणा में हम इसको डीडीआर कहते हैं। तो डीडीआर क्या है? एक एंट्री इन द रोजनामचा। अब अगर वो डीडीआर हमें बताती है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, अब हमने देखा, आपने कहा जी हमारे आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये देखो जी दूसरे के साथ मिल गया, इसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, मैंने डीडीआर तो लिख ली, पर मैं फिर कहूंगा बीबी ये तो सिविल मामला है, गलत जगह आ गई, कोर्ट में जाओ। तो वहां मैं नीचे लिखूंगा, उसने मुझे ये सारे हालात बताए जिसके अंदर उसको हिदायत दी गई कि ये सिविल नेचर का मामला है, और उसको सही कोर्ट बताया गया, साइंड बाय जो डीडीआर लिख रहा है। उसके बाद एक एफआईआर, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो एफआईआर दर्ज होगी, एफआईआर रजिस्टर में एंट्री होगी, एफआईआर की कॉपी इन्फॉर्मेंट को फ्री दी जाएगी। एफआईआर की कॉपियां होती हैं, कार्बन पेपर होते हैं, देखा ना, थाने वाले कार्बन के बड़े शौकीन होते हैं, क्योंकि एक तो एफआईआर रजिस्टर में रहेगी, इमीडिएटली एक कॉपी जाएगी मैजिस्ट्रेट को, इमीडिएटली। वो एफआईआर दर्ज होने के बाद अब शुरू हो जाता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ऑफेंस क्या हुआ है और किसने किया है। नो डाउट इन्फॉर्मेंट ने हमें लिख के बताया है, पर हम अपने आप तहकीकात करेंगे। As a result, we now find out, we go for investigation. How do I investigate? If I go to BNSS, I proceed to the spot, क्योंकि मौके के ऊपर सारे एविडेंसेस होते हैं। So I go to the spot and now I collect my evidences. Now during the process of investigation, if need be, I will arrest the accused depending कि वो bailable offense है कि non bailable है। अगर वो bailable है तो as a right I have to give him bail. अगर वो नॉन बेलेबल है तो आई विल प्रोड्यूस हिम बिफोर द मैजिस्ट्रेट, डिसाइड करेगा देनी है कि नहीं देनी। मुझे जरूरत पड़ी तो मैं सर्च करूंगा, अगर मेरे पास टाइम नहीं है सर्च वारंट लेने का तो बिना वारंट सर्च करूंगा। अगर सर्च करूंगा तो सर्च का तरीका क्या है, हर चीज में उस केस की एक डायरी में लिखूंगा। उस केस की डायरी को हम कहते हैं केस डायरी, जो सेक्शन 172 सीआरपीसी में आती है। उसके वो केस डायरी जो होती है, वो जैसा कि मैंने कल बोला था, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आईओ की मन की बात होती है, प्लस नॉट ओनली मन की बात, वट एवर ही इज डूइंग वो सब कुछ उसमें लिख रहा होता है। एंड दैट इज वाई अ केस डायरी इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू होल्ड अ आईओ अकाउंटेबल फॉर हिज एक्ट्स, because we every day it has to be written on every day basis. तो रोजमर्रा क्या हो रहा है उसका हम वहां से पता लगा सकते हैं, इसलिए केस डायरी कल मैंने बताया था इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। वो एविडेंस के अंदर रियल एविडेंस अगर है, मौके पे जाएगा, खून पड़ा हुआ है मिट्टी में, तो वो खून खुरच के वो उसको एफएसएल भेजेगा ब्लड ग्रुप के लिए। अगर कोई स्ट्रगल मार्क्स है उसकी फोटो लेगा, फिंगरप्रिंट्स है फिंगरप्रिंट्स उठाएगा, कोई मौके पे कोई कार्ट्रिज गिरा हुआ है वो उठाएगा, बिकॉज ऑल दीज आर एविडेंसेस। क्योंकि बाद में जब हम रिकवर करेंगे उसकी गन, तो बाद में ये डिसाइड करेंगे क्या इस गन से फायर हुआ था, मौके पे मिला हुआ कार्ट्रिज। इसलिए मौके पे जो भी एविडेंसेस होते हैं वो कलेक्ट करता है। देन ही गोज टू द विटनेसेस और उनका अब स्टेटमेंट लेता है। वो स्टेटमेंट
सीआरपीसी में 161 का स्टेटमेंट कहलाता है। पुलिस के सामने कोई भी स्टेटमेंट अंडर ओथ नहीं होता। इनफैक्ट पुलिस के सामने स्टेटमेंट साइंड भी नहीं होता एज पर सेक्शन 162 सीआरपीसी। अब क्योंकि वो साइंड भी नहीं है, तो क्वेश्चन ये उठता है कि सपोज मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट विटनेस आ गया, मर्डर हुआ और एक ही विटनेस है जो जो अगर कल को बिदक गया तो मेरा केस खत्म। रात थी, अंधेरा था, उसने गोली चलाई, सडनली वो वहां से ऑफिस से आ रहा था, रात को कोई उसकी शिफ्ट होती है, उसने देख लिया, एक ही बंदा है और कुछ नहीं है, उसी पे अब सब कुछ उस पर डिपेंड कर रहा है। अब मुझे डर लगता है कि कहीं इसको खरीद ना ले या इसको डरा ना दे, तो एक प्रोविजन सीआरपीसी यहां बीएनएसएस देता है कि अब मैं उसकी स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट के सामने अंडर ओथ करा सकता हूं। अब मैं उसकी स्टेटमेंट अंडर ओथ कराऊंगा ताकि कल को अब वो रिट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अब अगर वो रिट्रैक्ट करेगा तो उसके ऊपर 193 की कार्रवाई हो जाएगी, 7 साल की सजा तैयार है उसके लिए। तो ये प्रोविजन भी इन्वेस्टिगेशन का प्रोविजन है। जब इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया, उसके बाद मेरी फाइनल रिपोर्ट आती है। फाइनल रिपोर्ट जैसा कि मैंने कल बताया दो तरह की होती है। ए, प्रूव हो गया एफआईआर में जो एलिगेशंस थे, बी, प्रूव नहीं हुए। सो इसीलिए फाइनल रिपोर्ट दो तरह की होगी। It has been proved, we have, in my view, see, proved not from the court point of view, from the IO point of view it stands proved, or it is not proved. In both these cases CRPC only uses one word, FR, फाइनल रिपोर्ट। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा रियल लाइफ में, जी मैंने एफआर दे दी, एफआर कौन सी दी, हाँ कि ना, तो हर चीज में पुलिस को बताना पड़ेगा हाँ वाला एफआर, ना वाला एफआर। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने एक्चुअल कॉमन पार्लेंस में दो अलग वर्ड्स इजाज कर दिए, एक चार्जशीट और एक चालान। दोनों वर्ड सीआरपीसी के नहीं है, पर कॉमन यूज में रोज होते हैं, कोर्ट में वर्ड ही होते हैं, इवन जज भी यूज करते हैं, चार्जशीट डाल दी। तो ये चार्जशीट क्या हो गया कि आईओ ने उसको माना है कि हो गया है, प्रूव हुआ है मामला। सो ही चार्ज शीट्स, तो ही पुट्स अप अ चार्ज। नाउ ही गोज टू द पीपी एंड टेल्स हिम कि मेरी ये इन्वेस्टिगेशन है, केस तो तुम नहीं लड़ना है, तो ये सही है। उस पूरी फाइल में देखता है ये गलतियां, यहां पे और इन्वेस्टिगेशन करो। वो इन्वेस्टिगेट करता है, फिर वापस भेजता है, पीपी कहता है अब ये प्रोसीजर सीआरपीसी में नहीं लिखा हुआ, ना ही बीएनएसएस में लिखा हुआ है, पर ये क्योंकि मैं प्रैक्टिकल रहा हूं तो ये सब चीजें प्रैक्टिकली होती हैं। फिर वापस भेजता है और लिख के भेजता है नाउ इट इज ओके टू गो। फिर वो अपने सीनियर ऑफिसर को भेजता है जो डीएसपी होता है, और अब वो फिर पढ़ता है, पीपी की रिपोर्ट पढ़ता है, इसके चेंजेस देखता है, और अब अगर डीएसपी कन्विंस होता है तब वो लिखता है पीपी पुट अप चालान। So have you all understood कि what is a चालान and what is a charge sheet? ये तो था अगर वो प्रूव हुआ। अगर वो प्रूव ना हुआ, सपोज एफआईआर झूठी है, तो इट विल से दैट दिस इंसिडेंट नेवर अकर्ड। उसको हम पुलिस पार्लेंस में वर्ड यूज करते हैं एफआर, फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट बड़ी तरह की हो सकती है, हुआ ही नहीं, जिसको मैंने कल बताया, जो वर्ड यूज होता है अदम वकू। अदम वकू का मतलब क्या होता है, अनअकर्ड, हुआ ही नहीं। अदम पता, हुआ है पर हमें पता नहीं किसने किया है, ढूंढ रहे हैं। ना जब भी ये एफआर या चालान होता है या चालान पुटअप होता है, यहां पे आके पुलिस का काम खत्म। यहां पे पहला पार्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का खत्म। हिज जॉब इज ओवर। हिज जॉब इज ओनली नाउ टू प्रोड्यूस द विटनेसेस जिनको उसने एविडेंस के तौर पे यूज किया है।
या जिनको उसने स्टेटमेंट लिया, चाहे वो चालान है और चाहे वो एफआर है, दोनों पीपी के थ्रू ही और डीएसपी के थ्रू ही जाते हैं। सो सिस्टम दोनों का सेम है, चाहे प्रूव्ड है चाहे नॉट प्रूव्ड है। अब पहली बार कोर्ट पिक्चर में आता है। जब मैं चालान डालता हूं, पहला क्वेश्चन उठा कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन क्या कोर्ट इंटरफियर कर सकता है। पहले का व्यू था 2007 से पहले कि कोर्ट कैन नॉट इंटरफियर, ये एक टेक्निकल मामला है, पुलिस वालों का काम है, कोर्ट इसमें दखल ना दे। पर फिर ये रियलाइज हुआ कि अगर कोर्ट दखल नहीं देगा, जब तक चालान होगा तब तक सारा सत्यानाश हो गया होगा। इसीलिए एक लैंडमार्क जजमेंट आया साकिरी वासु का 2007, जिसमें क्लियर कहा गया कि कोर्ट चाहे अगर कोई गलती हो, कोई फॉल्ट्स नजर आ रही हो, कोर्ट को कैसे पता चलेगा फॉल्ट्स हैं? केस जारी रोज उसके पास जारी है। अगर कोर्ट को लगे कि इसमें कोई गलतियां हैं, कोई शिकायतें हैं, तो वो इंटरफेयर कर सकती है। वो आयोग को बता सकती है कि इसको कैसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, इसको इस तरह इन्वेस्टिगेट करो। पर अगर इन्वेस्टिगेशन सही चल रही है, फिर वो इंटरफियर नहीं कर सकता। सीआरपीसी में कहीं भी इंटरफेरेंस बाय द मैजिस्ट्रेट एक्सेप्ट सेक्शन 156(3) के अलावा कोई और जगह नहीं थी। हम इतनी टेक्निकलिटीज में नहीं जाते, वो हम जाएंगे जब वहां पहुंचेंगे तब बात करेंगे। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम द बॉल इज इन द कोर्ट। अब पहली बार मामला आता है इसके पास। अब इसके पास क्या क्या विकल्प है, व्हाट ऑप्शंस आर देयर। पहला, उसने पढ़ा और उसको लगा कि बहुत सारे लूप होल्स छोड़ दिए। एफआईआर में लिखा गया था 10 मुलजिम है, चालान 5 का हो रहा है। जो 5 को छोड़ा है उनके ऊपर ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, नजर आ रहा है कि कुछ और अल्टीरियर मोटिव है। नाउ द मैजिस्ट्रेट कैन रिटर्न द इन्वेस्टिगेशन कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके आओ मेरे पास। तो पहला विकल्प तो 173 यानी कि फाइनल रिपोर्ट में ही पहला विकल्प आ जाता है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके आओ। आई एम नॉट हैप्पी, इन चीजों पे तुमने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, दोबारा करो या और करो। And he has to now investigate. Please remember, I'm not using the word reinvestigate. There is nothing called reinvestigation. The word uses further investigation. पहला विकल्प था आई एम नॉट हैप्पी, इन चीजों पे आप छोड़ गए इन्वेस्टिगेशन, इनको इन्वेस्टिगेट करके लाओ। दूसरा विकल्प है कि आई डोंट एग्री, मैं सिरे से ही उसके साथ एग्री नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है बहुत ही शॉडी इन्वेस्टिगेशन, बहुत गंदी इन्वेस्टिगेशन, मैं उसको सिरे से कैंसिल कर सकता हूं, काटा मार सकता हूं कि ना मुझे ये सेक्शन सही है लग रहे हैं, ना ही मुझे ये मुल्जिम सही लग रहे हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं ठीक लग रहा। मैं उसको पूरा काटा मार के उसको कंप्लेंट केस में कन्वर्ट कर सकता हूं। कंप्लेंट केस का मतलब होता है वो खुद उसमें खुद इंक्वायरी करेगा और पुलिस वालों के खिलाफ वो स्ट्रिक्चर पास कर सकता है। उनके उनके स्ट्रिक्चर का मतलब होता है प्यार भरे वर्ड्स। तो उनको बहुत डरते हैं पुलिस वाले, क्योंकि उनकी प्रमोशंस रुक जाती हैं स्ट्रिक्चर से। नाउ तो एक दूसरा विकल्प है काटा। तीसरा विकल्प, आपने आधे मुल्जिम डाल दिया, आधे नहीं डाले, या सेक्शन गलत लगा दिए या कम लगा दिए। मर्डर का केस बनता था, आपने तो कल्पेबल होमिसाइड बना दिया, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो मैं सेक्शंस भी चेंज कर सकता हूं, बढ़ा भी सकता हूं, कम भी कर सकता हूं। आप कह रहे हो मर्डर, मैं कहता हूं नहीं, ये तो कल्पेबल होमिसाइड लगता है मुझे, आई कैन रिड्यूस और इंक्रीज। Similarly, regarding the accused,
बढ़ा भी सकता हूं, कम भी कर सकता हूं, यानी ऑल इन ऑल हूं मैं। सो प्लीज रिमेंबर, जब मैं अपना पूरा दिमाग लगा रहा हूं हर एस्पेक्ट पे, हर एस्पेक्ट पे दिमाग लगा के मैं क्या कर रहा हूं, काटा भी मार सकता हूं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी वापस भेज सकता हूं, उस पे चेंजेस सेक्शंस में कर सकता हूं और एक्यूज में कर सकता हूं। इस प्रोसेस को कहते हैं टेकिंग कॉग्निजेंस। हमेशा याद रखना कि टेकिंग कॉग्निजेंस चाहे मर्डर का केस हो, जो सेशन ट्रायबल है, टेकिंग कॉग्निजेंस तो सिर्फ मैजिस्ट्रेट ही करता है। सेशन जज नेवर टेक्स कॉग्निजेंस शुरू में। तो इसका मतलब है पहले मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा। ऐसा क्यों? सेशन जज थोड़ा ऊपर का काम करेगा कि यार ये तो नहीं है, ये तो मैजिस्ट्रेट ट्राइबल है यार, तो आप लोग किस लिए बैठे हो? हायरार्की है इंडिया की जुडिशरी, आप नीचे वाले काम करो, हम तो थोड़े मजे करेंगे, सीनियर हो गए। ये हर जगह होता है। जब मैं एसपी था तो दिन रात स्लॉग करता था, डीआईजी बन गया तो थोड़े मजे करता था, आईजी बन के बहुत मजे करता था। ये तो होता ही है। सो इसीलिए प्लीज रिमेंबर, सारा जो नीचे का काम है, स्टेप नंबर 1 जो है, वो सिर्फ मैजिस्ट्रेट करता है, यानी कि आप लोग करोगे कल को जज बनने के बाद। तो जितने भी केस आएंगे, वेदर सेशन ट्रायबल और मैजिस्ट्रेट ट्रायबल, वो आप पहले दिमाग लगा के देखोगे, ए ऑफेंस कौन सा बनता है, बनता भी है कि नहीं, एंड बी किसने किया है। अगर ये मामला सेशन ट्रायबल है, नेचुरली अब आप सेशन जज थोड़ा ना बन गए हो, इसलिए सेशन की पावर्स नहीं देंगे आपको। आप सिर्फ इतना दिमाग लगाओगे कि हाँ ऑफेंस 302 बनता है, रेप हुआ है, हुआ है, फाइन। अब आप इसको लाल रिबन बांध के विद लव सेशन जज को भेज दोगे। इसका मतलब है स्टेप नंबर 1 आप सिर्फ देखोगे कि क्या प्राइमा फेसी सेशन ट्राइबल केस हुआ है कि नहीं हुआ। अगर हुआ है फिर और दिमाग नहीं लगाओगे। ये नहीं कि आप बोलो नहीं यार इसमें तो मर्डर लगता है, सर ने तो ऐसे पढ़ाया था, नहीं नहीं नहीं, ये तो अटेम्प्ट भी नहीं है, मैं इसको हर्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं। नहीं, ये आपकी पावर नहीं है। सो आपकी पावर एक बड़ी लिमिटेड पावर है सेशन ट्राइबल केसेस में। मोटा मोटा ये देखना है कि क्या प्राइमा फेशी ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ। अगर हुआ है, जैसे कि मैंने बोला, लाल रिबन बांध के उसको भेजोगे। ये लाल रिबन बांध के उसको प्रेम सहित भेजने को कहते हैं कमिटल। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कमिटल ऑफ अ केस। व्हाट इज कमिटल? व्हेन अ मैजिस्ट्रेट forwards the case to a session judge. कमिटल वर्ड अगर मैं सीजीएम को भेज रहा हूं, कमिटल वर्ड नहीं होता, तब सबमिशन वर्ड होता है। तो याद रखना, कमिटल जो होता है सिर्फ और सिर्फ सेशन जज के साथ, सेशन कोर्ट के साथ होता है। सो व्हेन अ मैजिस्ट्रेट फॉरवर्ड द केस टू अ सेशन जज, देन ओनली इट बिकम्स अ कमिटल। कमिटल 2 स्टेजेस पे होता है, हम बाद में देखेंगे। एक तो यही स्टेज, मैंने कॉग्निजेंस लिया, मर्डर का केस है, रेप का केस है, सेशन ट्राइबल है, प्राइमा फेशी लग रहा है ऑफेंस हुआ है, पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, अक्यूज जो है ऑलरेडी जेल में बैठा है, एज इट इज मैं फाइल नीचे लिख दूंगा, प्राइमा फेशी दिस केस अपीयर्स टू बी सेशन ट्राइबल, और मैं कमिट कर दूंगा टू द सेशन। एक और कमिटल होता है कि सपोज मैं एक हर्ट का केस, हर्ट इज मैजिस्ट्रेट ट्राइबल, उसके सिर पे चोट लगी हुई थी, तो एक हर्ट का केस था, ट्रायल हो रहा है, ट्रायल के दौरान वो बंदा मर गया, अब तो मर्डर बन गया। अब मर्डर तो मैं कर नहीं कर सकता कि जी हर्ट का मैंने किया था, कंटिन्यू मैं ही करता हूं। जैसे ही वो मर्डर बना, आपकी आपका इख्तियार खत्म हो गया। सो नाउ अगेन ड्यूरिंग ट्रायल यू हैव टू कमिट टू द सेशन जज। तो सेशन जज के पास कमिटल 2 टाइम पे होता है, एक वाइल टेकिंग कॉग्निजेंस, और दूसरा ड्यूरिंग ट्रायल, अगर ऐसे हालात हो जाए। इज एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस वर्ड कमिटल?
जब मैं पहली बार अपना दिमाग लगा रहा हूं, अपना जुडिशियल माइंड यूज कर रहा हूं कि ऑफेंस हुआ है या नहीं, या किसने किया है, उसको कहते हैं, जैसा कि मैंने बोला, टेकिंग कॉग्निजेंस। जब मैं कॉग्निजेंस लेता हूं तो अब दो हिस्सों में बढ़ जाता है, मैजिस्ट्रेट ट्राइबल है कि सेशन ट्राइबल है। अगर सेशन ट्राइबल है तो नेचुरली आई विल नाउ सेंड इट टू द सेशंस, और अब मेरी कहानी उसके मामले में खत्म। अब सेशन कोर्ट देखेगा। पर अगर मेरे पास ही रहना है केस, सो अब डिपेंड ये कर रहा है कि जो आदमी को पुलिस ने एक्यूज बनाया था, मुझे लगा कि वो नहीं है। अब इट इज अगेंस्ट जस्टिस कि मैं उसको कहूं नहीं नहीं कोर्ट में देख लेंगे, चल एक्विट हो जाएगा तू। वो बेचारा 2-3 साल 4 साल 5 साल क्यों सही, आपका काम क्या है? तो मैं उसको डिस्चार्ज कर दूंगा। कल हमने डिस्कस किया था, द वर्ड इज डिस्चार्ज। बट प्लीज रिमेंबर, डिस्चार्ज पे डबल जुपाडी नहीं लगता। रीजन बीइंग कि एक्विटल या कन्विक्शन सारे एविडेंसेस के सुनने के बाद होता है, ये प्राइमा फेशी रिलीज होता है। इसीलिए कल को फ्रेश फैक्ट्स आ जाए, मैंने आपको डिस्चार्ज कर दिया, पुलिस कल को फ्रेश फैक्ट्स ले, ये रहा सर इसके खिलाफ प्रूफ, तो मैं आपको वापस एक्यूज्ड बना सकता हूं। सो याद रखना, डिस्चार्ज जो होता है वो प्री ट्रायल प्रोसेस होता है, एक्विटल जो होता है वो आफ्टर ट्रायल प्रोसेस होता है। एक्विटल या कन्विक्शन पे के बाद डबल जेओपार्डी लागू होता है, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का। बट डिस्चार्ज में डबल जेओपार्डी नहीं लगता। अगर मैंने एफआर दे दी, पुलिस ने एफआर दे दी, अदम वक्कू दे दी, तो फिर पुलिस की जिम्मेवारी है कि जिसने गलत इंफॉर्मेशन दी उसके खिलाफ कार्रवाई करे। और वो कार्रवाई क्या थी, मैंने आपको बताया था, 182 रेड विद 211 आईपीसी। इन केस पुलिस ने एफआर दे दी अदम वकू या अदम पता, तो ऐसे केसेस में जो अब जो चलन है, जो कोर्ट्स में होता है, हम एक नोटिस देते हैं टू द इंफॉर्मेंट कि हम इस केस को बंद करने जा रहे हैं, तुम्हें कुछ कहना है? अगर वो कहते हैं सर क्यों बंद करने जा रहे हो, मैं लाता हूं एविडेंस, मुझे पता है ये झूठ बोल रहे हैं, पुलिस पैसे खा गई है, तो आप उसको सुनोगे। ये तो हो गया कि आपने उसको बुलाया कि भैया मैं बंद करने जा रहा हूं। वो खुद भी आ सकता है, वो खुद आ सकता है एक प्रोटेस्ट पिटीशन लेकर, क्या है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पुलिस इन्वेस्टिगेशन, आई एम नॉट हैप्पी विद इट, गलत है, वो भी डिस्पोजल करेगा इस टाइम पे। नाउ अभी तक क्लियर सारे, सबको एवरी। अब अब क्वेश्चन उठता है, व्हाट नेक्स्ट? टेकिंग कॉग्निजेंस क्यों? टेकिंग कॉग्निजेंस का मतलब है इनिशियली कोर्ट अपना माइंड मेकअप करता है। Taking cognizance is making up of a mind after using judicial mind. For what purpose? Two purposes. कौन सा ऑफेंस हुआ है और किसने किया है। सो टेकिंग कॉग्निजेंस में क्या चीजें दो हम करते हैं, क्या और किसने। एक बार ये मेरा क्लियर हो गया कि क्या कौन सा ऑफेंस हुआ है, तो मेरा माइंड तो क्लियर है ना, मैं तो पढ़ लिया आपका सारा। अब मैं तो क्लियर हूं कि आपने किया है, तो मुझे क्या करना चाहिए, आपको बुलाना चाहिए, और मैं आपको बुला लूंगा। तो आपको, तो आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस अगला स्टेप क्या है, कॉलिंग द एक्यूज्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, इशू ऑफ प्रोसेस। इशू ऑफ प्रोसेस कब होगा, जब पुलिस का केस चल रहा है, अगर वो जेल में नहीं है। अगर वो बेलेबल है तभी बाहर होगा ना, अगर वो नॉन बेलेबल है और पुलिस और कोर्ट बेल नहीं ले रही, तब तो अंदर ही बैठा है। तब तो क्या करेंगे हम, इशू ऑफ प्रोसेस उसको जेल में बुलाएंगे।
क्या, आ जा भाई सामने आ जा, तो जेल से ले आएंगे हम उसको। अब उसको क्या कहेंगे, मैंने अपना दिमाग लगा लिया, मेरे मुताबिक तूने ऑफेंस किया है ये वाला, तुझे क्या कहना है? वो कहेगा जी मैंने किया है सर, गलती हो गई। ओके, कन्विक्शन। कन्विक्शन के बाद सेंटेंस, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम खत्म। अगर वो कहते हैं नहीं सर मैंने नहीं किया, मैं इनोसेंट हूं, क्या चाहते हो? ट्रायल। अब ट्रायल शुरू होता है। अब तीसरा हिस्सा शुरू होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। ये हो गया पहला पार्ट, जहां पे कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ था और मैं पुलिस स्टेशन में गया और पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करके, और ये सारा एंड हमने। तो जहां पे इशू ऑफ प्रोसेस के बाद, चाहे जेल से लाएं, चाहे वो बेल में था तो हम अपने आप आए, तो जो उसको एकॉस्ट करता है कोर्ट कि तुमने किया है या नहीं किया, मेरे नजर में तो तुमने किया हुआ है, उसको हम कहते हैं कि मैं चार्ज फ्रेम कर रहा हूं, फ्रेमिंग ऑफ अ चार्ज। अब यहां पे मुझे दो वर्ड यूज करने, दो इंपॉर्टेंट यूज मैंने किए, फ्रेमिंग और चार्ज। फ्रेमिंग का मतलब होता है मेरी नजर में ऑफेंस फ्रेम करना। पुलिस ने कुछ भी लिखा हो, मेरी नजर में ये ऑफेंस हुआ है, आफ्टर गोइंग थ्रू द एंटायर रिकॉर्ड, एंटायर इन्वेस्टिगेशन, एंटायर सीडीज, केस डायरीज, एंटायर एवरीथिंग, आई हैव गॉन कम टू दिस कंक्लूजन, दिस ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। सो मैं तो कन्विंस्ड हूं, आप कहते हो कि नहीं मैंने नहीं किया, तो प्रूव करोगे फिर, तो ये चीज फिर अब प्रूव होगी कि आपने किया या नहीं हुआ। वो कहां प्रूव होगी? एक ट्रायल में होगी, नेचुरली। So that means the first part of the criminal justice system starts with an offense, which is a cognizable offense, starts with an FIR, which culminates in a final report of the police, which followed by taking of cognizance, issue of process, framing of charge, and a trial, which results in conviction or acquittal and sentence if conviction. जो वर्ड मैंने चार्ज वर्ड यूज किया है, चार्ज वर्ड इज अ क्रिएशन ऑफ BNSS। हम चार्ज वर्ड अगर डिक्शनरी मीनिंग लें तो हम कई बार कहते हैं मैं तुझे चार्ज करता हूं। FIR लिखते वक्त मैं कहता हूं मैं तुझे चार्ज कर रहा हूं, तेरे खिलाफ चार्ज लगा के आया हूं। पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन खत्म करके FIR में कहता है चालान के वक्त मैं तेरे खिलाफ चार्ज लगा दिया, इनफैक्ट चार्ज शीट कहते हैं। गलत। चार्ज वर्ड सिर्फ और सिर्फ CRPC में और अब BNSS में सिर्फ कोर्ट के साथ जुड़ता है, यानी कि जो एलिगेशन कोर्ट लगाता है वो चार्ज कहलाता है। तो एक चीज याद रखना, ये चीज खास CRPC की देन है या BNSS की देन है। सो चार्ज वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड विद पुलिस। सो याद रखना कि 3 बार एलिगेशन लगते हैं। पहला एलिगेशन लगता है FIR में, दूसरा एलिगेशन लगता है 173 के फाइनल रिपोर्ट, यानी कि जो चार्जशीट कहते हैं हम, गलत वर्ड यूज करते हैं, और तीसरा एलिगेशन लगता है जो कोर्ट लगाता है। सो 3 स्टेप्स हैं एलिगेशन के। इसका मतलब है 3 जगह मैं बच सकता हूं। सो हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो बड़ा फेयर सिस्टम है। आपने मेरे खिलाफ एक्यूजेशन कर दिया FIR में, पुलिस ने कहा नहीं झूठ बोल रही है ये लड़की या लड़का, छोड़ दिया मुझे अदमवक्कू। पुलिस ने भी चलो मिल गया आपके साथ, थर्ड एलिगेशन, थर्ड दिमाग कौन लगा रहा है? जज लगा रहा है। अब तो वो छोड़ देगा मुझे। सो एक चीज याद रखना, मैं 3 जगह छूट सकता हूं। आपने स्टार्ट कर दिया, मैं पुलिस के हाथों में भी छूट सकता हूं और कोर्ट के हाथों भी छूट सकता हूं। पर एक बार कोर्ट ने अपना माइंड बना लिया, कब? सारा रिकॉर्ड देखने के बाद,
जरूरत पड़े तो आईओ से बात करने के बाद मैंने माइंड बना लिया कि यस ये ऑफेंस हुआ है और प्राइमा फेशी आपने किया है, तब मैं फाइनल अपना माइंड आपको बताता हूं। उस फाइनल माइंड को जहां मैं आपको अब एलिगेशन लगा रहा हूं, एक्यूजेशन लगा रहा हूं, उसको कहते हैं द चार्ज। तो चार्ज जो है, एक बार मैंने चार्ज लगा दिया, ये थोड़ा ना कि मैं रात को सुबह यार रात को दारू पी ली थी मैंने ध्यान नहीं दिया, क्या था जो हटा देता हूं, नहीं, चार्ज हट नहीं सकता। चार्ज लगने के बाद, और अगर एक्यूज कहता है नो सर आई डोंट एग्री, आई नीड अ ट्रायल, एक ही जवाब है, एक्विटल होगा। सो आई कांट से कि ये चार्ज मैंने हटा दिया। यार सुबह मैं आज रात सर से बात हुई, मैं तो गलत था, लॉ मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया था, क्लास में मैं अटेंड नहीं करता था, आज फोन पे बात होगी मेरे रोज, एवरी सेकंड आई गेट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ द स्टूडेंट्स जो जज है, सर जल्दी बताओ। तो माइंड अभी क्लियर हुआ है, नो नो सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कल चाय पिला दूंगा यार, ये चार्ज कैंसिल। नो, once a charge has been made framed, it has to come to a logical end, and that logical end is either proving of that charge or disproving of that charge. अगर प्रूविंग है तो कन्विक्शन है, डिस्प्रूविंग है तो एक्विटल है। एक बात याद रखना, एक बार चार्ज फ्रेम हो गया, मैं उसको ऑल्टर कर सकता हूं। मैंने आपके खिलाफ 307 का चार्ज फ्रेम किया, बंदा मर गया, तो 307 थोड़ा ना चलेगा, अब 302 बनेगा। या एक लड़की के साथ रेप हुआ था, 376 चला था, वो लड़की मर गई, 302 ऐड हो जाएगा। सो याद रखना, ऑल्टर भी हो सकता है, ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ये बेसिक फर्क है सीपीसी और सीआरपीसी में। सीपीसी में इश्यूज कैन बी कैंसल्ड, क्रिमिनल लॉ में चार्जेस कैन नॉट बी कैंसल्ड। अब हम आते हैं दूसरा पार्ट। जैसे कि मैंने बोला, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दो तरीके से शुरू किया जा सकता है। एक लिमिटेड था सिर्फ टू कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, दूसरा दूसरा जो है वो नॉन कॉग्निजेबल सारे केसेस, और अगर मैं चाहूं तो कॉग्निजेबल केसेस ऑल्सो। मैं डायरेक्टली कोर्ट में जाऊंगा, थाने के पास तो नॉन कॉग्निजेबल करने की जरूरत है नहीं, पावर नहीं है, तो मैं नॉन कॉग के लिए कहां जाऊं? या जैसा कि मैंने बोला, एसपी साहब ने हड्डियां तोड़ दी हैं, तो मैं कहां जाऊं? और पिटाई होगी थाने में गया तो। ऐसे केसेस में भी मैं जा सकता हूं। सो प्लीज रिमेंबर, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि कॉग्निजेबल केसेस कौन से जाएंगे, कौन से नहीं जाएंगे, आप सब में जा सकते हो। क्या मैं हर कॉग्निजेबल केस में जा सकता हूं? कोई मनाही नहीं है। वहां पे जब मैं पुलिस में गया तो तरीका क्या था शुरू करने का? एफआईआर। यहां पे तरीकों को कहते हैं कंप्लेंट, इस्तगासा। सो मैं अब कंप्लेंट डालता हूं। जो मैं कंप्लेंट डालता हूं वो भी, प्लीज रिमेंबर, लाइक एन इन्फॉर्मेंट, कंप्लेनेंट कोई भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ विक्टिम ही कंप्लेनेंट हो। पर एक चीज है, जो हमारे केसेस होते हैं कॉग्निजेबल, जो मैं थाने में गया, थाना कौन है? स्टेट।
इसलिए वो केसेस होते हैं स्टेट वर्सेस सो एंड सो एक्यूज का नाम। जहां मैं कंप्लेंट डाल रहा हूं वहां कहीं भी स्टेट इन्वॉल्व नहीं हुई है, इसीलिए कंप्लेंट केसेस होते हैं ए वर्सेस बी। कई बार हम देखते हैं ना वर्सेस स्टेट नहीं है, वो सारे कंप्लेंट केसेस होते हैं। सो कंप्लेंट केस के अंदर क्योंकि स्टेट कहीं पुलिस तो इन्वॉल्व है नहीं, स्टेट तो कहीं इन्वॉल्व हुई नहीं, नॉट विथ स्टैंडिंग द फैक्ट दैट इवन दो कंप्लेंट हम ऑफेंस के लिए डाल रहे हैं वो ऑफेंस भी पूरी सोसाइटी के खिलाफ है, पर हम आपको मौका दे तो रहे हैं। आपके खिलाफ कोई ऑफेंस हुआ है, आप डर रहे हो, आप कोर्ट में नहीं जा रहे, कोई आपके बिहाफ पे चला जाएगा, अलाउड है। क्यों हम ये चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कोई भी ऑफेंस पूरी सोसाइटी के खिलाफ होता है। As a result, now anybody can register an FIR like an informant. Similarly, anybody can become a complainant. कंप्लेंट जो होगी वो कोर्ट लेगा, कोर्ट प्राइमा फेशियस उसको देखेगा। अब यहां पे हम कहते हैं कि मर्जिंग हो जाता है थोड़ा, ये हमेशा डिबेटेबल पॉइंट रहा है कि देखना क्या टेकिंग कॉग्निजेंस है। आई आई गो विद दिस थ्योरी कि यस, जैसे ही मैंने देखा कि ये केस है, ये तो सिविल मामला है, मैंने वहीं फेंक दी। मैं कहा नहीं नहीं, टेक इट बैक। कायदे से मैं अपना जुडी व्हाट इज टेकिंग कॉग्निजेंस यूजिंग योर जुडिशियल माइंड। तो जहां मैं जुडिशियल माइंड यूज कर रहा हूं तो वो देखा जाए तो टेकिंग कॉग्निजेंस है। तो जैसे ही मैं आपका अब कंप्लेंट पढ़ता हूं, मुझे लगता है यस इसमें दम है, तो मैं उसको अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूं, इसका मतलब है मैं ऑलरेडी मैं जुडिशियल दिमाग लगा चुका हूं। आपको मैं बुलाता हूं कि अपने विटनेस लेके आ जा, अगली पेशी डाल देता हूं, सारे अपने विटनेसेस अपने जो मोटे मोटे एविडेंसेस हैं लेके आ जाओ। आप सेक्शन 200 सीआरपीसी में आ जाते हो। मैं आपके जो सारे एविडेंसेस हैं अंडर ओथ लिखता हूं, और मुझे लगता है हाँ ऑफेंस तो हुआ है पर इसमें और डीप इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। मैंने आपको कल बताया था इन्वेस्टिगेशन वर्ड सिर्फ पुलिस और पब्लिक के साथ जुड़ा होता है। मैजिस्ट्रेट कभी इन्वेस्टिगेट नहीं करता, मैजिस्ट्रेट इंक्वायर करता है, और पुलिस कभी इंक्वायर नहीं करती। तो अब क्या होगा कि मेरे पास तो काम है, 150 केस रोज के लगे हुए हैं। अब यू डोंट एक्सपेक्ट कि मैं अपना कार लेके गया हूं, चलो जी इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं, इंक्वायरी कर रहा हूं। तो मैं अब अगर मुझे लगता है कि इसमें डिटेल्ड इंक्वायरी की जरूरत है, तो मैं 202 सीआरपीसी में पुलिस को कहूंगा ये मामले पे तुम मेरे बिहाफ पे इन्वेस्टिगेट करके आ जाओ, यानी मेरी इंक्वायरी का पार्ट आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी। सो पुलिस मेरे कहने पर मेरी इंक्वायरी में मेरी मदद के लिए जाएंगे और इन्वेस्टिगेट करके अपनी रिपोर्ट देंगे, जो मेरी इंक्वायरी का हिस्सा बन जाएंगे अगर मैं उससे सहमत हूं तो। या अगर मुझे पुलिस पे भरोसा नहीं है तो मैं किसी पब्लिक के आदमी को बोल सकता हूं कि तुम जाके इन्वेस्टिगेट करो, अपनी रिपोर्ट मुझे दो, वो मेरी पार्ट ऑफ द ये कंप्लेंट की इंक्वायरी का पार्ट बन जाएगी। सो इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस और इन्वेस्टिगेशन बाय द पब्लिक विच आई हैव ऑर्डर्ड, वो कब करूंगा जब डिटेल्ड एनालिसिस की जरूरत है। In that case, that will be taken as a part of inquiry. So investigation by the police or by the public person, as the case may be, becomes a part of my inquiry which I have delegated to you कि मेरे पास टाइम नहीं है, आप मेरे behalf पे करके आओ। Now, once I have conducted a preliminary inquiry under 200, और अगर जरूरत पड़ी तो डिटेल्ड इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन थ्रू द पुलिस करवा दी मैंने। सो याद रखना ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस वाली इन्वेस्टिगेशन से कंफ्यूज नहीं करना। वो जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस की अपनी इन्वेस्टिगेशन थी, ये वाली इन्वेस्टिगेशन किसी के बिहाफ पे हो रही है। तो मैं उसको ये भी बता सकता हूं पुलिस को सिर्फ इन पॉइंट्स पे जाओ इन्वेस्टिगेट करो, या मैं उसको पावर दे सकता हूं कि जाके गिरफ्तार भी कर लो या नहीं करना, या प्राइवेट आदमी है तो मत ही करना और पिट जाएगा।
तो मेरी मर्जी है मैं कौन कितनी पावर डेलीगेट करना चाहूं, पर ये वाला इन्वेस्टिगेशन उस इन्वेस्टिगेशन से इक्वल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन तो एक स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन है जो मैं थोड़ा सा हिस्सा अपना डेलीगेट कर रहा हूं। मेरे पास टाइम नहीं, आप मेरे बिहाफ पे करके आओ इंक्वायर, पर मैं क्योंकि पुलिस के साथ इंक्वायरी वर्ड यूज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि सीआरपीसी यूज नहीं करती, तो मैं यूज इन्वेस्टिगेशन वर्ड कर रहा हूं 202 में। क्लियर एवरीबॉडी? मैंने पूरी डिटेल्ड इंक्वायरी कर ली, जरूरत पड़ी तो पुलिस की मदद भी ले ली, वो मेरे बिहाफ पे इंक्वायरी करके आ गया। अब मुझे लगा कि झूठा है मामला, मैं 203 में उसको रिजेक्ट कर दूंगा। आई विल रिजेक्ट द कंप्लेंट, इसमें दम नहीं। और अगर चाहूं तो 182 211 की कार्रवाई भी कर सकता हूं, मेरा टाइम वेस्ट किया तुमने। पर अगर मुझे लगता है ये सही है, पुलिस इसकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी, अच्छा हो ये मेरे पास आ गई लड़की और ये सही बोल रही थी, प्राइमा फेशिया सही है, अब मैं इश्यू ऑफ प्रोसेस करूंगा। अब पहली बार एक्यूज को बुलाऊंगा। अब एक्यूज को बुला के मैं उसको अब क्या करूंगा, किस लिए बुला रहा हूं एक्यूज को, ऑलरेडी अपना दिमाग लगा चुका हूं। सो अब इस केस में प्लीज मेंबर, उसमें और इसमें फर्क क्या आने वाला है, अभी तो मैंने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की है, इंक्वायरी के बेस पे क्या मैं फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कर सकता हूं? नहीं, जस्टिस के खिलाफ है। एक बार सबको दोबारा बुलाऊंगा, सबको अब एक्यूज के सामने बुलाऊंगा और कहूंगा अपने बयान बोलो, दोबारा अपने स्टेटमेंट दो सारे। और अब मैं एक्यूज को कहूंगा अगर तूने अगर करना चाहते तो क्रॉस कर ले, अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ। वो कहेगा ठीक है, और झूठ बोल रहा है तू। अब उसने जो प्राइमा फेशी उनसे बात की, जो क्रॉस भी कर लिया, अब लगता है हाँ हुआ है, इसने ऑफेंस किया है, अब फ्रेम करेगा चार्ज। अब चार्ज फ्रेम करके अब ट्रायल शुरू होगा, और अब उसके बाद सेम चीज शुरू हो जाएगी। इसीलिए प्लीज मेंबर, हमारे दो तरह के वारंट ट्रायल्स हैं, कल मैंने बताया था। इसलिए एफआईआर वाला ट्रायल अलग तरह का है, ये वाला ट्रायल क्योंकि पहले मैंने एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की, इंक्वायरी चाहे तो मैंने डिटेल भी कर ली, पुलिस के थ्रू भी करा ली, पर वो इंक्वायरी है, वो अभी तक हम प्री ट्रायल नहीं कह सकते। अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि मैं फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के लिए तैयार हूं। इसीलिए ये कंफ्यूजन आता है कि जब मैं पहली बार इंक्वायरी करता हूं, क्या उसको हम टेकिंग कॉग्निजेंस कह सकते हैं, कि हम जब अब दूसरी बार मैं बुलाता हूं उसके बाद टेकिंग कॉग्निजेंस होता है। देयर इज डाइकोटमी ऑफ ओपिनियन। मैं पहले वाले से ज्यादा इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि पहले ही दिमाग लगा लेता है, जो मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। एनीवेज, सो विच मींस नाउ दोनों पैरेलल चल रहे हैं, एक एफआईआर के थ्रू चल रहा है, इशू ऑफ प्रोसेस से ट्रायल में आ गया, एक ये कंप्लेंट से चल रहा है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, डिटेल्ड इंक्वायरी अगर जरूरत पड़े, फिर दो एक्यूज को बुलाया, इशू ऑफ प्रोसेस किया, उसके सामने दोबारा करवाया, और फिर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज किया, अब ट्रायल में इकट्ठे आ गए। सो दो लाइनें इकट्ठी चलती हैं जो मर्ज हो जाती हैं इशू ऑफ प्रोसेस के बाद। इज एवरीबॉडी क्लियर नाउ? ये एक्चुअली यही प्रॉब्लम है सीआरपीसी की, कि क्यों लोगों को समझ नहीं आता। नाउ वो तो बहुत दूर की बात है, अभी तो 313 तो इतना दूर नहीं आता मुझे लो। अभी नाउ अब क्वेश्चन ही उठता है, आई कम टू 313 लेटर। जो हमने अभी तक, अब हमने फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कर दिया, यानी फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कंप्लेंट केस में या फिर एफआईआर के केस में। इन बोथ दीज केसेस प्लीज मेंबर, जब मैं फ्रेम कर रहा हूं चार्ज, मैं तो क्लियर हूं, मेरे 50% रेडी हैं, तो तुम्हारे हैं कि नहीं? अगर उसके भी रेडी हैं तो वहीं सेंटेंस हो जाएगा। अगर वो कहता है नहीं सर मेरे 50% रेडी नहीं है, मुझे तो ट्रायल चाहिए, तो ट्रायल होता है। नाउ अब क्वेश्चन ये उठता है कि कितने तरह के ट्रायल। उससे पहले मुझे जाना पड़ेगा जल्दी से क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट्स में, कितनी तरह के कोर्ट्स हैं। नहीं, जैसे ही मैं कहता हूं आई नीड अ ट्रायल, वहां से ट्रायल शुरू, उससे पहले प्री ट्रायल है। तो फाइनल रिपोर्ट और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज तक प्री ट्रायल है।
Yes. Question arises, she has asked whether FIR and complaint can be lodged simultaneously. Yes. ये नहीं है कि one precludes the other. आप दोनों डाल सकते हो. ऐसे केस में प्रोसीजर क्या दिया गया बीएनएसएस में कि जो मैजिस्ट्रेट है वो कंप्लेंट केस को रोक देगा, वो रिजल्ट आने देगा एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन का. अगर उससे इत्तेफाक रखता है तो उसको मर्ज कर देगा. अगर वो इत्तेफाक नहीं रखता तो वो अपनी अलग उसकी इंक्वायरी करेगा जो 200 में शुरू हो जाएगी. सो वी कैन हैव बोथ दी साइमल्टेनियस. ओके. अब जब मैं कोर्ट्स की बात कर रहा हूं कि ट्रायल कैसे होगा, ट्रायल में सबसे पहले प्लीज रिमेंबर हमारे पास कोर्ट्स कौन से हैं. सेशन कोर्ट, एडिशनल सेशन कोर्ट, असिस्टेंट सेशन खत्म कर दिया गया. सीजेएम, जेएम 1, जेएम 2. सेशन जज कोई भी सजा दे सकता है और सेशन ट्राइबल केसेस सारे के सारे सेशन कोर्ट में जाते हैं. एडीजे एंड सेशन जज दोनों कोई भी सेशन ट्राइबल केस को ट्राई कर सकते हैं. सेशन ट्राइबल कौन से हम देख चुके हैं क्लासिफिकेशन में. शेड्यूल 1 में हमने बीएनएस का भी बता दिया और लोकल एंड स्पेशल लॉज भी हमने देख लिए कि 7 साल से ऊपर पनिशेबल जो लोकल एंड स्पेशल लॉज हैं उनमें सारे सेशन ट्राइबल केसेस हैं. जेएम 1 जो होता है वो मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास है. मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास सीजेएम भी है, एडिशनल सीजेएम भी है और जेएम 1 भी है और सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी है. ये चारों जेएम 1 होते हैं. ये सारे ट्राई कर सकते हैं वारंट केसेस. अब यहां पे मुझे एक चीज क्लियर करनी है. कितने तरह के केस होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केसेस. वारंट केसेस जो 2 साल से ज्यादा पनिशेबल है एंड समन केसेस जिनकी सजा 2 साल तक है. इसका मतलब है मर्डर क्या है, वारंट केस. चोरी क्या है, वारंट केस. सो वारंट केस ही हैं सारे. पर अगर हम कहें वारंट केस ट्राइबल बाय सेशन, वारंट केस ट्राइबल बाय सीजीएम, कंफ्यूजन हो जाएगा. तो हम क्या करते हैं, सेशन ट्रायल कर देते हैं जो होते वारंट केसेस ही हैं. तो वारंट केसेस को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया, एक ट्राइबल बाय सेशन और एक ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट. पर हम ट्राइबल वारंट केस ट्राइबल बाय सेशन कंफ्यूजन, तो उस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं. सेशन ट्रायल केसेस, तो सेशन ट्रायल के केसेस भी सारे वारंट केसेस होते हैं क्योंकि 2 साल से ऊपर कोई भी केस है वो वारंट केस है. और अब हम जो बच गए जो सेशन ट्राइबल नहीं है उनको हम कहते हैं वारंट केसेस ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट्स. वो फिर 2 तरह के अभी हमने देख लिए, एक जो एफआईआर के थ्रू आए और एक जो प्राइवेट कंप्लेंट के थ्रू आए. गॉट इट एवरीबॉडी. सो ये अब पर एक चीज है, हैविंग टॉक्ड अबाउट दिस, नो डाउट इनकी इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो सेशन जज, एडीजे, सीजेएम, जेएम 1, पर इनकी पावर्स डिफरेंट है. सेशन जज की पावर है कि वो कोई भी सजा दे सकता है. हाउएवर जो सीजेएम है उसकी पावर है 7 साल तक सजा दे सकता है और कोई भी फाइन दे सकता है, अनलिमिटेड फाइन. है जेएम 1 पर पावर उसकी ज्यादा है. क्यों, वो सीनियर है. कहलाएगा वो जेएम 1, तो जेएम 1 का मतलब क्या हो गया, आप कल को जेएम 1 बनोगे तो क्या आपके जजमेंट की अपील सीजेएम के पास जाएगी, नहीं. क्यों, दोनों जेएम 1 हो आप, इसलिए वहां कोई अपील आपकी जाएगी सेशन के पास. तो वो जुडिशियली सुपीरियर नहीं है आपके पास. नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव सुपीरियर, उसके पास सजा देने की सुपीरियरिटी है, सिर्फ सजा की. आपकी सजा की पावर है 3 साल और 50,000 रुपए तक फाइन एज पर द न्यू लॉ, और उसकी पावर है 7 साल एंड अनलिमिटेड फाइन. इसीलिए अब यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है. कई ऐसे मामले हैं जो सारे जेएम 1 ट्राइबल है, पनिशेबल विद 7 years, पनिशेबल विद 10 years, पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 409 आईपीसी, 400 467 आईपीसी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट 1. कल को आपके पास आ गया केस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हो, आपको देनी तो है पर क्या करूं, मेरी पावर तो 3 साल है.
ऐसे मामलों में आप याद रखना, आपको अगर ज्यादा सजा देनी है, आप सीजेएम को सबमिट कर सकते हो। आप आपने ट्रायल कर लिया, जब सजा देने की बारी आई, आपने कहा सर 3 साल कम लग रहे हैं मुझे, इसको तो 7 साल मिलनी चाहिए, मैं आपको भेज रहा हूं। उसको कहते हैं सबमिशन। और अगर मुझे लगे इसको तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही मिलनी चाहिए, तो फिर मैं कमिट कर सकता हूं। मैंने बताया था ड्यूरिंग ट्रायल भी कमिटल होता है, तो मैं कमिट कर दूंगा सेशन जज को कि सर इसको तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट मुझे लगता है देनी चाहिए, आप डिसाइड कर लो। तो इस तरह से सीआरपीसी को बैलेंस किया गया। बट पावर तो मेरी 3 है, तो जेएम 2 की 1 साल या 10,000 रुपए फाइन। सो पावर की फाइन भी लिमिटेड है और सजा देने की फाइन की पावर भी लिमिटेड है। बट इवन तो सारे मैजिस्ट्रेट्स की पावर लिमिटेड पावर है। सीजेएम की 7 साल, जेएम 1 की 3 साल और जेएम 2 की 1 ईयर। एडिशनल सीजेएम की भी सेम पावर होती है जो सीजेएम की होती है। तो एडिशनल सीजेएम की भी 7 साल है और सीजेएम की भी 7 साल है। एडिशनल सेशन जज की भी सेम पावर होती है जो सेशन जज की होती है। उन सब की सेम है। नाउ आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर टिल नाउ। ये सारा बड़ा इंपॉर्टेंट था सारा कुछ। अब क्योंकि अब हमें कोर्ट्स पता चल गए, तो जो क्लासिफिकेशन में लिखा है ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट, वो सिर्फ सेशन में जाएगा। तो सेशन जज भी कर सकता है, एडीजे भी कर सकता है। अगर ट्राइबल बाय फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, सीजेएम भी कर सकता है, जेएम 1 भी कर सकता है। अब क्या वो एफआईआर के थ्रू आया है तो उसका अलग प्रोसीजर है। क्या वो कंप्लेंट के थ्रू आया है, अलग प्रोसीजर है। क्योंकि दो अलग प्रोसीजर हैं, तो हमारा दूसरा ट्रायल क्या हो गया, वारंट केसेस ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट। तो कायदे से सही क्या लिखा होना चाहिए था, वारंट केसेस ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट। पर इसको कंफ्यूज ना करने के लिए हमने लिख दिया सेशन ट्राइबल। और वारंट केसेस ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट दो तरह के हो गए, एफआईआर के थ्रू और कंप्लेंट के थ्रू। ये तो थे वारंट केसेस। अब समन केसेस का क्या होगा, 2 साल की सजा है जहां तक, उसके लिए थर्ड ट्रायल आ गया कि समन केसेस में जो छोटे केसेस हैं जिनकी सजा ही 2 साल है, वो सब केस आ जाएंगे। और उन समन केसेस में भी और छोटे केस, जैसे मैंने बोला था ना मैगी चोर, उनको हम समरी तरीके में कर देंगे। उसका प्रोसीजर 1 पेज का प्रोसीजर है, 2 पेशियों में खत्म कर देंगे। तो हमारे कितने तरह के ट्रायल हो गए, सेशन ट्रायल, एक्चुअली कहना चाहिए वारंट ट्रायल ट्राइबल बाय सेशन, दूसरा वारंट ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट्स, वो दो तरह के हो गए, समन ट्रायल एंड समरी ट्रायल। क्लियर इट इज एवरी। मैंने पहले कहा आपको कि सबसे पहले टेकिंग कॉग्निजेंस इज बाय द मैजिस्ट्रेट। सो एक चीज याद रखना, जितने भी ट्रायल के रास्ते हैं, दरवाजा एक ही है, जेएम 1 का। ऑल केसेस जितने भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, चाहे मर्डर हो, चाहे रेप हो, चाहे जो भी सेशन ट्राइबल केस हो, वो पहले मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा। मैजिस्ट्रेट क्या देखेगा, प्राइमा फेशी क्या ये सेशन ट्राइबल है, अगर है तो फिर क्या करेगा, कमिटल, फिर वो कमिटल करेगा। तो याद रखना, ये दरवाजा अगर हम मान लें, इस दरवाजे से अब 4 आगे दरवाजे हैं, सेशन ट्रायल, जेएम 1 वारंट ट्रायल, समन या समरी, रास्ता एक ही है सारा, इसी रास्ते से जो सेक्शन 190 में आता है, टेकिंग कॉग्निजेंस। तो सारे जितने भी ट्रायल हैं, उनका रास्ता तो एक ही दरवाजा खुलने पे आता है, टेकिंग कॉग्निजेंस। एम आई क्लियर ऑन ऑल दीस एस्पेक्ट्स? ये एवरीबडी क्लियर ऑन दिस? कोई अभी तक कोई कंफ्यूजन्स? फाइन। नाउ एक बार हमने ये चीज क्लियर कर ली, अब ट्रायल में क्या होता है। ट्रायल में क्या होता है कि शुरू कौन करता है, वो बेसिक प्रिंसिपल है हमारा, ही हु मूव्स द कोर्ट प्रूव्स हिज पॉइंट। जो कोर्ट को मूव करता है वो प्रूव करता है। कोर्ट को मूव किसने किया है, स्टेट ने। स्टेट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, पीपी, प्रोसिक्यूशन। तो सबसे पहले प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस होते हैं। प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस खत्म होने के बाद अब कोर्ट एक्यूज को बुलाता है, पहली बार बात करता है उससे डायरेक्ट कि तुम्हारे खिलाफ ये सारे एविडेंसेस आए हैं, चीफ भी हो गया, क्रॉस भी हो गया, और ये दीज आर द इनक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांसेस अगेंस्ट यू।
हर इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांस उससे पूछेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं 313 का 313 का प्रोसेस, जिसमें हम उसको ओथ में नहीं बोलते, क्योंकि उसको अलाउड है कि झूठ बोलना है तो बोल, इसलिए ओथ में नहीं लेते, पर उसको हम एक एक इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांस देते हैं ताकि उसको मौका दे रहे हैं कि वो अपनी सफाई दे दे। अब वो हर इंक्रिमिनेटिंग जो सर्कमस्टांस है उसका जवाब देता है, नॉट अंडर ओथ। वो जवाब अगर सपोज चुप रहता है तो कल को कोर्ट अपने जजमेंट में 313, क्योंकि ओथ पे नहीं है, इट इज नॉट एविडेंस, बट मैंने आपको पूछा था, आप चुप रहे, आपको मौका दिया था, आप चुप रहे, so now I can always write that on this incriminating fact a specific question was asked in a 313 and he could have explained himself but he chose to remain quiet. This becomes incriminating against him. यही सर्कमस्टांस इंक्रिमिनेटिंग बन जाता है आपके खिलाफ। तो अब जब मैंने अपना जवाब दिया तो मैं कहता हूं नो सर, नो सर, मैं अपना डिफेंस ला सकता हूं। अच्छा, लाओ अपना डिफेंस। तो 313 के बाद डिफेंस एविडेंस आता है। अब मेरा एविडेंस आएगा, अब उसको क्रॉस कौन करेगा? प्रोसिक्यूशन करेगा। तो अब क्या होगा? पहले प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस आए, उन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट दिया, 313 हुआ, मेरे से पूछा गया, मैंने कहा जी मैं अपना डिफेंस लाता हूं, मैंने अपने डिफेंस लाया, मेरे आर्ग्यूमेंट्स आ गए। अब फाइनल आर्ग्यूमेंट्स आते हैं कि दोनों को सुनने के बाद, उनके एविडेंस और इनके एविडेंस देखने के बाद, मेरा आर्ग्यूमेंट ये है, प्रोसिक्यूशन का आर्ग्यूमेंट ये है। फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के बाद अब कोर्ट अपना जजमेंट देता है। उस जजमेंट इज नॉट द एंड ऑफ द ट्रायल। जजमेंट के बाद उस पे अब वो सेंटेंस पे दोबारा सुनवाई करता है। अगर उसने सुनवाई ना की, सेंटेंस विशिएटेड हो जाएगा, फिर दोबारा सुनवाई करनी पड़ेगी आपको सेंटेंस की। तो नाउ ही इज अगेन हर्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस। और सुनने के बाद, ओनली ब्रेड विनर है जी, इसकी 3 लड़कियां हैं, छोटी हैं, गलत पहली बार इसने ऑफेंस किया है, इसको प्रोबेशन पे छोड़ दो, ये सारी चीजें। नाउ द कोर्ट कम्स टू अ कंक्लूजन कि कितना सेंटेंस देना चाहिए। सेंटेंस का इसीलिए अपार पावर दी गई है कोर्ट्स को, अप टू 10 इयर्स। अप टू 10 इयर्स कैन मीन 1 डे ऑल्सो। मुझे लगा ये बेचारा गलत फंस गया, पर सजा तो देनी है, ऑफेंस तो हुआ है, ठीक है, यू आर टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, 1 दिन की सजा, या मैं चाहूं तो आपको पूरे 10 साल की दे सकता हूं। इसीलिए इतना लैटिट्यूड दिया जाता है सजा में। सो नाउ सजा हो जाती है, फिर आखिरी पार्ट आता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, हम उसको रिफॉर्मेशन के लिए जेल में भेज देते हैं। नाउ प्लीज रिमेंबर, जो हमारे 3 पार्ट्स हैं और अदर 4 पार्ट्स हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, पहला इन्वेस्टिगेशन, दूसरा प्री ट्रायल, तीसरा ट्रायल और चौथा रिफॉर्मेशन। इन्वेस्टिगेशन ट्रायल के व्यू पॉइंट से लिखा गया, पूरा सीआरपीसी किस चीज के इर्द गिर्द घूमता है। जैसे हमने कहा था ना, एविडेंस एक्ट 3 चीजों के आसपास घूमता है, सीआरपीसी किस चीज के आसपास घूमता है? ट्रायल। बस, सब कुछ ट्रायल के एंगल से लिखा गया, इन्वेस्टिगेशन ट्रायल के एंगल से, प्री ट्रायल ट्रायल के एंगल से, और ट्रायल तो ट्रायल है ही। तो इसीलिए सारा का सारा सीआरपीसी एक ही एक्सिस पे घूमता है, ट्रायल। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है सीआरपीसी में, वो ट्रायल के एंगल से ही लिखा गया है। दैट्स हाउ वी सी इट। फाइन, विल टेक इट अप फ्रॉम हियर इन माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एवरीबॉडी। आई होप सबकी निकल गई होंगी कंफ्यूजन्स। थैंक यू।